नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम 2 जनवरी साल 2024 की एक बेहद बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब दोस्तों, जब कभी भी किसी संपत्ति का मालिकाना हक को लेकर बात आएगी, तो हम सभी लोगों को पता है कि अगर हम संपत्ति को खरीदने जा रहे हैं, तो सेल डीड के माध्यम से ही संपत्ति को खरीदा जाना चाहिए। यानी कि संपत्ति का एक रजिस्टर्ड बैनामा तैयार करवाना अनिवार्य हो जाता है। अब दोस्तों, यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। जब क्वेश्चन ये आया कि क्या अगर एक सेल डीड है, जिस दिन उसकी रजिस्ट्री हो रही है, क्या वो उस दिन से मान्यता रखेगी या फिर जिस दिन पार्टी उस दस्तावेज पर साइन करके पेमेंट कर देते हैं, उस दिन से उसकी मान्यता मानी जाएगी। तो यहां पर यही निर्धारित किया गया है दोस्तों कि सेल डीड रजिस्ट्रेशन से नहीं, बल्कि जब उसकी एग्जीक्यूशन होगी, जिस दिन पार्टी उस पर साइन करेगी, जिस दिन पेमेंट कर देगी, उस दिन से उसकी मान्यता होने वाली है। अब आखिरकार यह वीडियो आप लोगों के लिए देखना क्यों अनिवार्य है? देखिए, संपत्ति खरीदते वक्त बहुत बार लोगों से बहुत बड़ी धोखाधड़ी की जाती है। उन सभी चीजों के बचाव के लिए मैं यहां पर यह वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ताकि आप समय रहते जागरूकता अपना सकें। आप जितनी भी चीजें यहां पर इस जजमेंट में बताई है वो चीज ध्यान रख सकें, और साल 2024 की ये बड़ी जजमेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं रोजाना आप लोगों के लिए इसी प्रकार से अपडेट्स, लैंडमार्क, जजमेंट्स की वीडियो यहां पर आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। अब ध्यान दीजिएगा, वीडियो में आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले हम आपको क्लियर करें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 के बारे में। देखिए, मैं आपको बता दूं, हर स्थिति के अंदर सेल डीड को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं होता, और अगर एक सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं करवाई जा रही, इसके बावजूद भी उसकी कानून में मान्यता है। कैसे? जिस दिन पार्टी उस पर अपना साइन करके पेमेंट कर देगी, उसको एग्जीक्यूशन कहा जाता है। तो जब एक सेल डीड को रजिस्टर करवाना अनिवार्य नहीं होगा, वो एग्जीक्यूशन के डेट से माननीय मानी जाएंगी। उस दिन से उसको यह माना जाएगा कि वो सेल डीड दोनों पार्टी पर एप्लीकेबल है। पर वो आखिरकार कौन सी डेट होगी, क्या कंडीशन होगी जब सेल डीड को रजिस्टर करवाना अनिवार्य नहीं है, यह चीज मैं डिस्प्ले पर प्रोविजन के साथ आपको क्लियर कर दूं। एक बार आप लोग डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अब दिखाई देगा। देखिएगा दोस्तों, इसके अंदर बताया गया है सेल के बारे में कि आखिरकार सेल क्या होती है। यहां पर आपको साफ तरीके से बताया। देखिएगा, सेल का मतलब एक प्रकार की ओनरशिप को ट्रांसफर कर देना, किसके बदले में? एक्सचेंज फॉर प्राइस पेड, जिसके बदले में पैसा या तो पे किया जाएगा या प्रोमिस कि हम दे देंगे, या पार्ट पेड कि कुछ दिया जाएगा और बाकी प्रोमिस किया जाएगा देने के लिए। अब आगे देखिए, यह बताता है कि सेल कैसे करनी चाहिए। देखिए, बताता है कि अगर एक अचल संपत्ति है जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे ऊपर है, तो ऐसी कंडीशन में उसको केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। हां, अगर एक ऐसी अचल संपत्ति है जिसकी वैल्यू 100 रुपए से कम है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप उसकी केवल डिलीवरी भी कर देते हैं, डिलीवरी करने का मतलब आपने प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफर कर दी, तो डिलीवरी से ही यही माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी वहां पर उसकी हो गई। उसको हम प्रॉपर सेल कहकर कंसीडर कर सकते हैं। अब यहां से आपको क्लियर हुआ कि क्या होता है जब एक दस्तावेज रजिस्टर्ड होता है और जब एक दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं होता, यानी कि कब कब सेल को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है और कब कब उसे रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं होता। अब इसके बाद एक बार सेक्शन 47 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट पर भी ध्यान दें, क्योंकि वो बताता है हमें कि कब से एक सेल ऑपरेट मानी जाएगी, यानी कि कब से माना जाएगा कि भाई प्रॉपर्टी आगे सेल कर दी गई है। इसके बाद हम जजमेंट पर आगे बढ़ेंगे। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह बात करता है टाइम फ्रॉम विच रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेट, यानी कि कब से एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को ऑपरेट माना जाता है। यह कहता है एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तब से ऑपरेट होगा जब से वहां पर उसको बनाया ना गया, ताकि वहां पर रजिस्ट्रेशन कराई जा सके। हां, ऐसी कंडीशन में यह ध्यान दीजिएगा, यह साफ लिखता है it would have commenced to operate if no registration there was required,
और मेड और नोट फ्रॉम द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि दोस्तों अगर एक ऐसा दस्तावेज है जिसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं है, तो जिस दिन वो दस्तावेज बनकर तैयार हो गया, तैयार मतलब विटनेस के साइन, दोनों पार्टियों के साइन, पैसों का लेन देन हो गया, उस दिन से वो ये माना जाएगा कि वो दस्तावेज हमारा यहां पर एप्लीकेबल हो गया ना। यहां से मैंने कानून की कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को दी। अब हम यहां पर जजमेंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं, कारण क्योंकि इन्हीं जजमेंट में सेक्शन 47 का रेफरेंस देकर सेल डीड से संबंधित एक बेहद बड़ी जानकारी दी है। सबसे पहले डिस्प्ले पर दिखाकर मैं केस टाइटल आपको क्लियर कर दूं, इसके बाद मैं आपको केस के फैक्ट्स क्लियर करता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा कन्वर राज सिंह थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस जीजो डैड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स। ये यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 9098 ऑफ 2013। और सबसे बड़ी बात, डेट ऑफ जजमेंट है हमारी यहां पर 2 जनवरी साल 2023। अब दोस्तों प्रेजेंट केस के फैक्ट्स मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिएगा, यहां पर प्लेंटिफ ने केस डाला है कि भाई मुझे डिफेंडेंट की तरफ से प्रॉपर्टी बेची जा रही थी। हमने क्या किया, सेल डीड को एग्जीक्यूट किया, प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा थी तो उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य हो गया। पर जब हमने सेल डीड को एग्जीक्यूट किया, मतलब कि जिस दिन दोनों पार्टियों के साइन हो गए, विटनेस के साइन हो गए, पैसों का लेन देन हो गया, उस दिन हमने उस सेल डीड को एग्जीक्यूट किया और उसके बाद उसको रजिस्टर्ड करवा लिया गया, जो लीगली प्रोसेस हर कंडीशन में होता है ना। यहां पर जब हमने सेल डीड को एग्जीक्यूट कर दिया तो दूसरी पार्टी ने उसको रजिस्टर्ड करवाने से पहले क्या किया, उसके अंदर सेल डीड में कुछ बदलाव कर दिए जिसकी हमें कानो कान खबर नहीं हुई। और प्रेजेंट केस में तो यहां पर हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। उस व्यक्ति ने पहले हमें कहा कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपको देंगे, हमसे पैसा ले लिया, सेल डीड एग्जीक्यूट करा ली और बाद में उसमें बदलाव करके केवल 1/3 प्रॉपर्टी सेल करी और उसको रजिस्टर्ड करवा लिया गया। यह हमारे साथ यहां पर धोखाधड़ी हुई है, जो प्लेंटिफ का कहना है। जबकि रिस्पोंडेंट का यहां पर कहना है कि भाई देखें, सेल डीड एक ऐसा दस्तावेज है, अगर उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी की 100 रुपए से अधिक है तो उसको रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है। ये हमारा प्रावधान कहता है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में क्लियर किया। अब अगर उसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है तो वो तो रजिस्ट्रेशन की डेट से ही एप्लीकेबल होगा। उससे क्या मतलब रखता है कि रजिस्ट्रेशन से पहले क्या बदलाव किए। एक पार्टी अगर दोनों से सहमत होकर उसमें प्रॉपर्टी कम ज्यादा करना चाहे तो वो कर सकती है, और दूसरी पार्टी यानी कि प्लेंटिफ तो झूठ बोल रहा है कि मैंने पूरी प्रॉपर्टी देने का वादा किया। मैंने ऐसा कोई भी वादा नहीं किया, क्योंकि सेल डीड रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उसमें 1/3 प्रॉपर्टी लिखी गई थी ना। दोस्तों प्लेंटिफ ने यहां पर दिखाया कि जैसे ही प्रॉपर्टी हमने अपने नाम करी तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पर हमने म्यूटेशन कराया, क्योंकि शुरू से ही यहां पर पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम करने की बात की जा रही थी। और यहां पर कोर्ट ने पाया कि भाई प्लेंटिफ ने जब डॉक्यूमेंट पर साइन करे तो उस समय पूरी प्रॉपर्टी की बात लिखी थी, तो उसी दिन से उस सेल डीड को एप्लीकेबल माना जाएगा। और ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ के पक्ष में यह फैसला दे दिया ना। दोस्तों यह मैटर आगे अपील पहुंची तो अपील में यही कहा गया कि देखिए, कब म्यूटेशन में कितनी प्रॉपर्टी लिखी है, म्यूटेशन में चाहे सारी प्रॉपर्टी लिख दी गई हो, उससे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि रिवेन्यू रिकॉर्ड से संपत्ति का मालिकाना डिसाइड नहीं होता। और सेल डीड एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, और उसके बिहाफ से तो ये जब से रजिस्टर्ड होगी तभी से एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो यहां पर अपीलियंट कोर्ट ने इसकी तरफ अपीलियंट का फैसला दिया। उन्होंने कहा भाई बात तो जेन्युइन है, जब डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होगा तभी से वो एप्लीकेबल होगा। और इस चीज को देखते हुए यहां पर जो डिपेंडेंट थे, अपीलियंट थे, उसके पक्ष में फैसला दे दिया ना। यह मैटर अपील होकर सेकंड अपीलियंट कोर्ट यानी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स को सही ठहराया और यह फैसला अगेन से प्लेंटिफ के पक्ष में दे दिया जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी ना। अब यह मैटर दोस्तों यहां पर अपील होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। अब क्वेश्चन यही अराइज है कि सेल डीड अगर रजिस्ट्रेशन डेट से मानेंगे हम तो ये यहां पर केवल 1/3 हिस्सा उनको दे रही है, और अगर इसको एग्जीक्यूशन की डेट से माने, जिस दिन सभी ने साइन करा, विटनेस ने साइन करा, सारी पेमेंट कर दी, तो उस दिन से माना जाएगा कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बेची गई है, क्योंकि एग्जीक्यूशन करने के बाद सेल डीड के उसके अंदर बदलाव करे गए जिसकी दूसरी पार्टी कह रही है हमें कोई जानकारी नहीं है। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन यही था कि किस दिन से सेल डीड को मान्य माना जाना चाहिए। नाउ दोस्तों यहां पर एक बेहद बड़ी जजमेंट का रेफरेंस दिया गया। पहले मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको वो जजमेंट क्लियर कर दूं, इसके बाद बताऊंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या फैसला दिया। अब दोस्तों यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, बड़ी जजमेंट रखी गई। जजमेंट का नाम था राम शरण लाल वर्सेस डोमिनिकोर। इसका साइटेशन नंबर देखिएगा AIR 1961 SC 1747। यहां पर यही कहा गया कि देखिए, अगर संपत्ति की सेल की बात आएगी तो यह केवल उसी दिन कंप्लीट मानी जाती है जब उस सेल डीड को रजिस्टर्ड करवा लिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर अपीलियंट का कहना था
कि हमारी तो रजिस्ट्री बाद में हुई है, उससे पहले ही हमने ये बदलाव कर दिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये जजमेंट साफ निर्धारित करती है कि जिस दिन वो डीड रजिस्टर्ड होगी उसी दिन से उसकी मान्यता होगी, तो केवल 1/3 हिस्सा ही मैं उनको देना चाहता था। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेजेंट केस में अगर हम देखें, जो भी मैंने आपको रेफरेंस के तौर पर डिस्कस किया, तो यहां पर सेल के कंप्लीट होने की बात कह रहे हैं कि कब वो सेल कंप्लीट मानी जाएगी। पर अगर उसके ऑपरेट की बात आए कि कब से वो सेल मानी जाएगी कि हो चुकी है, मतलब पावर में आ चुकी है, कब से ऑपरेट हुई है, उसके लिए हमें सेक्शन 47 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट देखना पड़ेगा, जो मैंने शुरू में भी क्लियर करा। वो कहता है कि जिस दिन वो डॉक्यूमेंट जिसको बाद में रजिस्टर्ड करवाया जा रहा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट होने का मतलब दोनों पार्टी साइन कर रही है, विटनेस साइन कर रहे हैं, पैसों की लेन देन हो रही है, उसी दिन से वो सेल डीड जिस दिन एग्जीक्यूट हुई है उसको माननीय माना जाएगा। और अगर प्रेजेंट केस में हम इस चीज को एप्लीकेबल करें तो दोनों पार्टी ने एग्जीक्यूशन पहले करा, एग्जीक्यूशन के दिन ही सारी पेमेंट हो गई है, दोनों पार्टी साइन कर चुकी है, तो यही माना जाएगा कि एग्जीक्यूशन के अंदर ही दोनों पार्टी वहां पर अपनी इच्छा के खिलाफ, अपनी इच्छा के तहत उस प्रॉपर्टी की लेन देन कर चुकी थी। उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन से पहले कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को बिना बताए यहां पर बदलाव करके बाद में यह बोले कि हमने तो केवल 1/3 प्रॉपर्टी दी है, तो वो चीज वहां पर एक्सेप्टेबल नहीं होगी, जो प्रेजेंट केस में भी देखने को मिला। यहां पर पहले एग्जीक्यूशन कराई, बाद में उसमें बदलाव करा दिए गए और उसको रजिस्टर्ड करवाया गया, और यह कहा गया है कि जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें तो मैंने 1/3 प्रॉपर्टी दी है। अब दोस्तों यहां पर आखिरी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपील को डिसमिस करा और यह पक्ष प्लेंटिफ के पक्ष में यह फैसला दे दिया गया। नाउ दोस्तों यहां से आपको क्या क्लियर होना चाहिए, देखिए अगर आप एक सेल डीड बना रहे हैं, सतर्कता अपनानी होगी। सेल डीड बनाते समय जब दोनों पार्टी उस दस्तावेजों पर साइन करेंगी, उस पर विटनेस के साइन होंगे, ऐसी कंडीशन में उसी दिन अगर आप पैसों की लेन देन कर रहे हैं, फ्यूचर पर नहीं छोड़ रहे, तो यह माना जाएगा उस दिन वो सेल डीड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई है, मतलब कि वो पावर में आ चुकी है और उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है, इसीलिए बाद में उसको रजिस्टर्ड करवाया जा रहा है। पर जिस दिन वो सेल डीड एग्जीक्यूट हो गई है उसी दिन से वो पावर में आ चुकी है, यह वहां पर कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों जो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में साल 2024 की शुरुआत में आपको बड़ी जजमेंट देकर क्लियर करा, जिसके अंदर मैंने कानूनी प्रावधान 2 अलग-अलग क्लियर करे, सेक्शन 54, 47। इसके अलावा आपको एक बड़ी जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्लियर करी, 2 जनवरी को जो जजमेंट आई है वो क्लियर करी, ताकि आपको कंप्लीट जानकारी सरल सी सरल भाषा में मैं दे सकूं। अब दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिए। आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।